हेलो माय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर दैट वाज डेमोक्रेटिक राइट्स। ऑलरेडी 3 पार्ट देख लिए हैं और लास्ट वाले पार्ट को हमने बीच में छोड़ा था। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स और उसके 2 राइट्स हमने पढ़े थे, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, तो उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार वीडियो जरूर देखो भाई पीछे से जाके, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द थर्ड राइट एंड दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा राइट है, इसको थोड़ा सा आप अगर जान लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आर्टिकल 23 से आर्टिकल 23, 24 क्या कहता है, इसको पहले एक बार पेन अपन ले लेते हैं और यहाँ पे फिर से एक बार मुझे चलाना पड़ेगा। ओके, देखिए, तो यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। आर्टिकल 23, 24 कहता है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में आपके पास में राइट्स होते हैं। किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन अगर आपके साथ हो रहा है तो आपके पास में पूरे पूरे अधिकार हैं कि उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर सकते हो। सो आप ह्यूमन बीइंग है और अगर आपकी ट्रैफिकिंग हो रही है, मतलब शरीर बेचे जाते हैं, अंग बेचे जाते हैं, ऑर्गन्स आपके बेचे जाते हैं, किसी भी तरीके से ये अगर हो रहा है तो एक तरीके से आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वो बीइंग ह्यूमन, इट कुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी सर्कमस्टेंसेस। सो किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी बच्चे के साथ, महिला के साथ अगर ऐसा होता है तो वो एक्सप्लॉयटेशन पूरे तरीके से निषेध है, नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, किसी से भीख नहीं मंगवा सकते हो, किसी बच्चे को किसी फैक्ट्री में, कुछ किसी भी ऐसे प्लेस पे जहां पे उसकी लाइफ को नुकसान हो सकता है, किसी भी तरीके से नुकसान हो सकता है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। सो against exploitation, yes, there are so many places, there are so many things which can be exploited as human beings, so that cannot be accepted. किसी भी तरीके से ह्यूमन बींग्स अगर एक्सप्लॉइट हो रहा है तो वो नहीं हो सकता है। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आप अपने राइट्स को रखते हो। अब कोई मजबूरी है वो अलग बात है, कि कोई छोटा बच्चा है, उसके घर में कोई है ही नहीं कमाने वाला, अगर उसको आप काम नहीं दे रहे हो तो भी दिक्कत है। हाँ, अगर आप काम दे रहे हो लेकिन कोई भी ऐसी कंडीशन है, देखो 2 केसेस हैं। एक व्यक्ति जो जबरदस्ती किसी को काम पे रखे हुए है, जैसे बड़े शहरों में क्या होता है, गांव से जो बच्चियां होती है या घर की बेटियां होती हैं, उन लोगों को शहरों के अंदर जो बड़े बड़े अमीर ज़्यादा होते हैं वो उनको ले जाते हैं और बचपन से बुढ़ापे तक वो वहीं रहते हैं, फिर उनकी जनरेशन ही चलती रहती है वहाँ पे। वो उनका क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं घर के कामों के अंदर, और या फिर घर की देखभाल कर लेते हैं। ऐसे में ये एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है। पर मंथ उनको पैसा मिल जाता है, उनकी फैमिली को दे दिया जाता है, एक अच्छी लाइफ जी लेते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक्सप्लॉयटेशन की श्रेणी में आता है वो। लेकिन कोई बच्चा है घर के अंदर, अकेला है, छोटा बच्चा है, अगर उसको आप काम नहीं दे पा रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो कैसे सस्टेन कर पाएगा। सोचो एक 10-11 साल का लड़का है, उसके घर में केवल उसकी बूढ़ी माँ है, मदर है, अब वो उसकी हेल्प करना चाह रहा है तो उसको काम नहीं मिलेगा तो क्या। तो देखो, काम कर रहा है अगर वो कहीं पर, तो हालांकि लीगल है, नहीं कर सकता, बट हाँ, अगर किसी ने उसको सिंपैथी के साथ में काम दिया है और कोई ऐसा काम वो करवा रहा है कि जिसमें उसको नुकसान नहीं है, साथ ही साथ उसकी पढ़ाई करवा रहा है या जो भी उसकी नीड्स है वो अगर पूरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉ भी इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जहां पे उसकी लाइफ को, बच्चे की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा काम वो जो हल्का फुल्का काम है वो कर रहा है, उसके बदले में उसको एक ईमानदारी के साथ में उसको पैसा दिया जा रहा है, तो एक्सेप्टेड हो जाता है फिर वो। ठीक है, फिर उसमें दिक्कत नहीं है और वो अपनी इच्छा से करना चाहिए, बस ये याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है इस तरह के राइट्स के लिए कि जहां पे बच्चे के राइट्स हमेशा प्रोटेक्टिव रहे। तो कुछ प्रोविजंस क्या बने हैं कि देखो, जितने भी बच्चे होंगे ना, कि जितने भी चिल्ड्रन हैं, उनको ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, खरीदा बेचा नहीं जाना चाहिए, जो गाँव से शहरों के अंदर होता है। होता भी या नहीं रुकता, ये होता है, मैं खुद जानता हूँ, होता है, पर्सनली भी जानता हूँ। जो भी बच्चा 14 साल से छोटा है वो कोई भी किसी भी ऐसी जगह पर एम्प्लॉयड नहीं हो सकता जहां पे उसकी लाइफ को डेंजर हो। किसी भी फैक्ट्री में नहीं हो सकता, किसी कारखाने में नहीं हो सकता, किसी इंडस्ट्री में नहीं हो सकता। इन सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए टिल द एज ऑफ 14। अब बहुत सारे बच्चों का इसमें क्वेश्चन होता है, सर हमारे स्कूल वाले तो पैसे लेते हैं हमसे, क्यों पैसे क्यों देंगे, जबकि आपने तो कहा कि 14 साल तक की एज के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। यस, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अगर आप चाहें तो फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, वहां मनाही नहीं होगी।
प्राइवेट अगर आपको फैसिलिटी दे रहा है तो उस हिसाब से आपको पैसा पे करना पड़ेगा, और वो आप जा रहे हो वहां एडमिशन लेने, वो आपके पास नहीं आ रहा है, इसलिए हमें पैसा पे करना होता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी कहता है कि आपसे कोई जबरदस्ती लेबर नहीं करवा सकता, और ऐसा बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता। एक बार पूरा तरीके से स्लेवरी का दूसरा पार्ट है, एक बार पूरा पैसा दे दिया और उसके बाद लगातार आप काम करवाओगे उनसे, दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, वो भी नहीं होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है इन सभी चीजों को हर एक तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि ये चीजें खत्म हो, इसीलिए सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बना रखे हैं जिसके बिहाफ पे लोगों को समझाया भी जाता है, बताया भी जाता है, उनके बच्चों मतलब बच्चों को राइट से भी अवगत कराया जाता है, ये भी तुम्हारे अधिकार, ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, वो चीज़ें भी सारी यहाँ पे एक्सेप्ट की जाती हैं। और ये अधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग इन अधिकारों को जानते ही नहीं है। किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन अगर है तो वो एक्सप्लॉयटेशन एक्सेप्टेड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, फिजिकली और मेंटली दोनों। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये वाला आर्टिकल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में चलता है राइट टू फ्रीडम वाला। क्या है इसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हो, किसी भी तरीके से किसी भी रिलीजन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई भी रिलीजन, लॉज आर नॉट पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्योंकि आप सेक्युलरिज्म के अंदर बिलोंग करते हो तो आप धर्म के हिसाब से कानून नहीं बनाओगे। ठीक है, कोई भी सिटीजन जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहेगा उसकी इच्छा, जिस भी रिलीजन के जो भी सेटअप्स होंगे, जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो भी उनके रिचुअल्स होंगे, ही और शी कैन परफॉर्म। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, हाथ खोल के प्रार्थना करनी है, या फिर इस तरह से प्रार्थना करनी है, आप कर सकते हो। आप इस चीज को प्रोपोगेट करना चाह रहे हो, इस चीज को करना चाह रहे हो, इस चीज को करना चाह रहे हो, या माथा टेक के वाहिगुरु जी दी आप मेहर लोगों को बताना चाह रहे हो, तो यस आप कर सकते हो। वैसे तो सारे धर्म बराबर होते हैं, हर एक धर्म अपने अंदर विशेषताएं रखता है, लेकिन इनका मॉरल एक ही है, ह्यूमैनिटी। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह से उसको परफॉर्म कर रहे हो। तो कानून ने कहा कि भैया आपकी इच्छा, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ईश्वर को मानना चाहें ईश्वर को मान सकते हो, आप अल्लाह को मानना चाहें अल्लाह को मानो, आप जीसस को प्रे करना चाहो उनको कर सकते हो, वाहिगुरु जी को मानना चाहो उनको कर सकते हो, या फिर और भी जो दूसरे रिलीजन्स हैं, जैसे जैन रिलीजन है, बौद्ध रिलीजन है, जिस भी रिलीजन को आप अपनाना चाह रहे हो, प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, फैलाना चाह रहे हो, वो आप सब परमिटेड हो, आपके पास में पूरी आज़ादी है। ठीक है, सबको अपना अपना धर्म बहुत बहुत प्यारा होता है, वो उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सेक्युलरिज्म यही कहता है कि आप अगर सेक्युलर कंट्री है, इंडिया सेक्युलर कंट्री है, तो यू आर रियली फ्री कि आप अपने धर्म को अडॉप्ट करो, प्रैक्टिस करो और प्रोपोगेट करो। सो यहां पे लॉ बिल्कुल अलग होता है, लॉ बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। द गवर्नमेंट आर नॉट लायबल टू फॉलो, एंड ही और शी जो भी उसके मेंबर हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो भी मेंबर हैं, अगर वो किसी धर्म विशेष को पॉइंट करके अपने डिसीजन लेते हैं तो वो गलत है, कानून की नजरों में वो गलत है। नॉट इवन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आर अलाउड टू हैव सच काइंड ऑफ प्रेजेंस जिससे कि रिलेशन ज्वाइन होता हो किसी रिलीजन के साथ। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बॉडीज इन सब चीजों से काफी अलग है, उनको रिलीजन के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। बट नाउअडेज वी फेस, आज समय हम देखते हैं पार्लियामेंट में कई ऐसे किस्से होते हैं। इसी लोकसभा असेंबली का जब ओथ सेरेमनी था तब हमने देखा, जब शपथ ली जा रही थी तो उस ओथ सेरेमनी के अंदर शपथ लेने से पहले अलग अलग रिलीजन के लोगों ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर 1 और 2 पीपल, अलग अलग लोगों ने अपने अपने धर्म का आवाहन करके ओथ लिया। अब वो चीज उस इंस्टीट्यूशन, वो पर्सनल आपकी हो सकती है राय, बट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर वो चीजें अलाउड नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो जो असेंबली बनी है वो पूरे भारत के जितने भी सेक्ट हैं, जितने भी रिलीजन के लोग हैं, उन सभी के बिहाफ पे बनी है। अगर आप वहां एक नारा लगा देते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, तो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में हो सकता है कि दुर्भावना क्रिएट हो अपोजिट रिलीजन वाले के लिए, अगेंस्ट जो दूसरा आपकी रिलीजन है उसके लिए। सो ऐसे में अगर आपको लॉयल रहना है, लॉयल्टी रखनी है, लोगों के बीच में फेथ रखना है, तो आपको आपके हाव भाव से, आपकी प्रैक्टिस से भी बताना पड़ेगा, अगर आप उस ओहदे पर है तो, कि आपके लिए सभी धर्म बराबर है।
दूसरा एक और राइट होता है कुछ इसी तरीके का, जिसको कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में हम रखते हैं। अभी हमने एक राइट पढ़ा था जिसके अंदर आपने लेबर के अगेंस्ट में, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपने पढ़ा, तो यहां पर भी एजुकेशनल राइट है। इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा वही कंसेप्ट है, 14 साल से जो भी बच्चा है 14 साल की फ्री एजुकेशन क्लास 8 तक गेन कर सकता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, यस। बट उसके साथ साथ और क्या क्या है, पहले पढ़ो कि सारे सेक्शंस किसी भी कल्चर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड के होते हैं, उनको बिल्कुल समान अधिकार है, ठीक है। कल्चर उनका फॉलो करने का, उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार है, जिस कल्चर में वो रह रहे हैं उस कल्चर को वो फॉलो करेंगे। कई बार अभी लेटेस्टली जब प्रेसिडेंशियल सेरेमनीज होती हैं उसके अंदर जो अवार्ड सेरेमनीज हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न एंड ऑल, उसके अंदर हमने अभी बहुत ऐसी चीजें देखी जब वहां पे विभूषण पद जो होते हैं उनको देने के अंदर जब लोग, मतलब उस टाइम पर जब दिए जा रहे थे तो वो अपने ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म में आए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहे थे। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि कैसे आ गया इस इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन या इतने बड़े सेटअप के अंदर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अपना कल्चर फॉलो कर रहा है, उसके पास में पूरा अधिकार है, ठीक है। तो कल्चरल प्रोटेक्शंस हैं जो दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इन सभी लोगों को। इवन माइनॉरिटीज के पास में भी राइट है कि अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो सेटअप कर सकते हैं। जितने बड़े बड़े मिशनरीज अभी यहाँ काम कर रहे हैं, जितने बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो अलग अलग माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको सरकार ने परमिशन दी है। इवन वो उनको एड भी देती है। एड क्या होता है? एड का मतलब होता है एक तरीके की छूट भी देती है, विशेष रियायतें देती है कि जमीनों पर जमीन खरीद रहे हैं और वो इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, तो कि आप अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, अब आप इसको काफी फैलाओ, आप अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करो अपने लोगों को, दूसरे लोगों को भी, जिससे कि समाज का भला हो, जिससे कि पॉपुलेशन कन्वर्ट हो सके ह्यूमन रिसोर्स में, वो सारी चीजें भी दी जाती हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है। नो पर्सन शैल बी डिनाइड एडमिनिस्ट्रेशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय रन और द स्टेट और द प्राइवेट्स। या किसी जाति, धर्म, विशेष, भाषा, लिंग या फिर लैंग्वेज के बिहाफ पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। यहां ये कहा गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऐसा ही होगा। कोई अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी जैसे स्कूल है, उस स्कूल के अंदर आप ये कह दो कि इसमें तो सारे हिंदू रिलीजन के लोग ही होंगे, या कहेंगे केवल मुस्लिम रिलीजन के लोग होंगे, या क्रिश्चियंस ही होंगे, या फिर कोई भी, अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे आप किसी को भी कास्ट के आधार पर मना नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो इसमें दो आर्टिकल लगेंगे, राइट टू लाइफ भी लगेगा, राइट टू एजुकेशन भी लगेगा, राइट टू फ्रीडम भी लगेगा, राइट टू इक्वालिटी भी लग सकता है। तो भैया जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा अच्छा खासा उसको पे ऑफ करना पड़ सकता है। तो इस तरह से सारे आपके राइट्स पूरे हुए। लेकिन हाँ, एक जो इंपॉर्टेंट राइट बच रहा है ना, जिसको आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। जो अधिकार थे आपके वो तो सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन उन अधिकारों के साथ में ये जो विशेष अधिकार है आपको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आर्टिकल 32 में, ये क्या बहुत ही सिंपल सा पॉइंट बताता है। और अंबेडकर जी ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन को कहा है द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना, हार्ट एंड सोल कौन से राइट को कहा गया है, तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या है इसमें? इसको कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द हैं। अगर ये राइट है तभी सारे राइट्स अफेक्ट होंगे। इट इज पॉसिबल दैट समटाइम्स आवर राइट मे बी वायलेटेड बाय फेलो सिटीजन्स, प्राइवेट बॉडीज और द गवर्नमेंट। तो ऐसे में अगर कोई भी इस तरह के कोई भी आपके राइट्स जो दिए गए हैं अगर वो वायलेट होते हैं, किसी भी तरीके से आपके अधिकारों को छीना जाता है, किसी भी व्यक्ति के थ्रू, किसी भी ग्रुप के थ्रू या सरकार के थ्रू भी इवन, तो आपके पास में अधिकार है अपनी इन रेमेडीज को मतलब जो भी आपके साथ मिसहैपनिंग्स हो रही हैं उसका कवर अप लेने के लिए, ठीक है। सो बहुत तरीके हैं उसके लिए, जैसे क्या क्या है, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर ये वायलेट होते हैं तो यहाँ पे लॉ विल एक्ट लाइक कि वो आपके इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। साधारण भाषा के अंदर समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीजें हैं अगर वो चीजें अचीव नहीं हो रही है तो आपके पास में अधिकार है कि आप सरकार की मदद ले सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। मैंने हाई कोर्ट में भी बोला था आपको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाने का तरीका, केवल राइट अगर आपके छीने जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। तो वो सारी चीजें भी यहां पर होगी। किसके थ्रू होगी? रिट्स के थ्रू होगी। रिट्स क्या होती है मैंने ऑलरेडी बताया आपको, पार्ट 2 के अंदर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो वापस से जाके देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रिट्स दी हुई है, ठीक है। इन पांचों रिट्स, 5 टाइप की रिट्स होती हैं, इन पांचों रिट्स के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है। आपको अभी बताया था मैंने प्रीवियस वाले राइट टू फ्रीडम वाले में, अगर आपको डिटेंशन होता है, अगर आपको जेल में डाल दिया जाता है तो भी आपके पास अधिकार होते हैं कुछ विशेष। रिट्स के थ्रू आप कई भी बहुत सारी चीजें हैं पता लगा सकते हो।
वो सारे विशेष अधिकार होंगे आपके। एक और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है विच इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है देखो कि कोई भी पर्सन कोर्ट के अगेंस्ट में कैन गो टू द कोर्ट अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो। लेकिन हमारे यहां पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, ग्रुप का होता है या कुछ व्यक्तियों का होता है, लेकिन वो व्यक्ति कोर्ट तक जाने में सक्षम नहीं होते। तो ऐसे में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू हेल्प ली जाती है। पीआईएल के अंदर कोई भी सिटीजन, कोई भी ग्रुप अप्रोच कर सकता है कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो रहे काम के एवज में। जैसे इमेजिन कीजिए XYZ 3 व्यक्ति थे, इनके साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही है, बट उन तीनों को बेचारों को पता ही नहीं है। तो पीआईएल के थ्रू कोई भी व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली एनजीओज वगैरह काम करते हैं इस तरह से, तो वो इनका केस अपील करेंगे कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। कोई भी ऐसा, ये तो एक केस हो गया, ठीक है, उनको बेचारों को बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है, गलत हो रहा है। दूसरा केस, कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, सोसाइटी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है उसके कारण से, कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो ऐसे में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू अपील की जाएगी। एक व्यक्ति तो नहीं करेगा अपील, तो वहां पे पीआईएल लगाई जाएगी और पीआईएल के थ्रू मतलब ये सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि इसकी फैक्ट्री का ये जो पोल्यूशन है उसे एनवायरमेंट को और जो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है वो कैसे भरपाई करे। ये पीआईएल करता है, ठीक है। पीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो यहां पर एक बार जजेस को लिखा जाता है, बताया जाता है, अपील की जाती है, एंड फाइनली पीआईएल का सॉल्यूशन काफी तेजी से होता है, ठीक है। पब्लिक मीटिंग्स भी होती है कई बार केसेस को जल्दी सॉल्व करने के लिए बहुत तारीख नहीं दी जाती ना, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कोर्ट्स बना दिए जाते हैं, उन कोर्ट्स में तुरंत सुनवाई की जाती है छोटे मोटे मुद्दों की, ठीक है। सो पीआईएल समझ के चलना अच्छे से, पीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई सारी चीजों को आप कैसे यूज कर सकते हो, तो ये क्या है, आपका हार्ट एंड सोल है। क्यों? क्योंकि सारे अधिकार आपको इनसे मिल जाते हैं। और ये रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेट्स अच्छे से समझ लेना, एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। क्या आपके अधिकारों का क्षेत्र बढ़ सकता है? क्या दायरा आपका बढ़ सकता है? अधिकार क्या आपके बढ़ाए जा सकते हैं? तो यस, फंडामेंटल राइट्स के अंदर हर एक राइट जो कि हर एक चीज का सोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ अलाउ करता है, ऑफर करता है, बहुत और दूसरे राइट्स भी। ये 6 अधिकार नहीं है, 6 अधिकारों में बहुत सारे अधिकार हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में से जो सेकंड वाला राइट था ना, राइट टू फ्रीडम, वो बहुत बड़ा राइट है, बहुत सारा आर्टिकल्स है उसमें और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। कहीं मौका मिले तो पढ़ना। ओवर द ईयर्स द स्कोप ऑफ राइट्स हैज एक्सपेंडेड, टाइम टू टाइम कोर्ट इसके अंदर जजमेंट्स के थ्रू अपने राइट्स को बढ़ाता रहता है, ठीक है। राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, अभी हमने पढ़ा, लेटेस्टली एड ऑन किया गया है। सो ऐसे में भी होता है। Now school education has become a right to Indian citizen. The government are responsible for providing the free and compulsory education for the child up to the year of 14. 14 साल की उम्र तक उनके पास में फ्री एजुकेशन मिले उनको, ऐसा अधिकार बच्चों को दिया गया है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन कंपल्सरी होगी। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है तो एक तरीके का क्राइम कर रहा है वो बच्चों के साथ में, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई के तहत इनका खुद का पोर्टल होता है, कभी ट्राई करके देखना बेटा, आपको बता रहा हूं ना। राइट टू एजुकेशन एक वेबसाइट है, पोर्टल है। राइट टू एजुकेशन में आप अपनी लॉगिन आईडी बनाइएगा। लॉगिन आईडी बनाने के बाद में आप जिस भी डिपार्टमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, आपके क्षेत्र के अंदर सड़क नहीं है एंड ऑल, तो आप सरकार से पूछ सकते हो लास्ट टाइम सड़क कब बनाई थी आपने, बताओ भैया, ठीक है। लास्ट टाइम सड़क 10 रुपए लगेंगे केवल, मात्र ऑनलाइन ट्रांजिशन होगा और 10 रुपए के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लास्ट टाइम सड़क कितनी बनी थी, उस सड़क बनाने वाले का नाम ये था, इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट था। क्योंकि एक बार सड़क जब बनती है ना, तो सड़क बनने के बाद में वारंटी होती है उस सड़क की। हमारे यहाँ तो क्या होता है, सड़क खोद दी जाती है, बन जाती है, खुदाई हो जाती है, वापस से पता नहीं कब बनेगी, पता नहीं है। ऐसे में आपके पास उस कॉन्ट्रैक्टर का नंबर है, अगर आ जाता है, जो कि आप ले सकते हो, तो ऐसे में आपके पास में पूरा अधिकार होता है कि वो रिपेयर करके देगा। सरकार का काम है, ठीक है, और उस व्यक्ति का काम है जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, क्योंकि सरकार खुद तो बनाती नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे देती है। बहुत सारे अच्छे तरीके हैं। और अगर राइट टू इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, 30 दिनों के अंदर नहीं मिलती, तो आपको फिर पैसा भी देती है सरकार की, भैया गलती हो गई, डिले हो गया हमारी तरफ से, तो इस डिले के लिए वो आपको मेहनताना या भत्ता भी देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया अपने राइट्स को। राइट टू लाइफ के अंदर उन्होंने राइट टू फूड भी इंक्लूड किया, ये अभी लेटेस्टली अभी हमने पढ़ा था, राइट टू फूड भी इसमें इंक्लूड इन्होंने किया है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे दूसरे राइट्स भी आपको प्रोवाइड करता है जो कि फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन हाँ वो दूसरे राइट है। लाइक राइट टू प्रॉपर्टी अब हटा दिया गया है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, पहले 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी अब हटा दिया गया। बट राइट टू प्रॉपर्टी आपका है अधिकार अभी भी, वो फंडामेंटल नहीं है, आपका आधारभूत तो नहीं है, लेकिन हाँ वो आपको अलग से अधिकार की फॉर्म में दिया है, कैटेगरी की फॉर्म में दिया है, ठीक है। सो राइट टू वोट भी आपका अधिकार है, ये भी आपका राइट होगा, इंपॉर्टेंट राइट है, बट हाँ इनको आप फंडामेंटल नहीं कह सकते। फंडामेंटल मैंने कहा ना, आपके लाइफ को जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, आपकी लाइफ जिसके बिना चल ही नहीं सकती हो, वो फंडामेंटल होंगे आपके मूलभूत अधिकार। कई बार ऐसा होता है कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो भी एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, तो ह्यूमन राइट्स के लिए भी सरकार ने चाहा है कि उसको भी थोड़ा सा वो एक्सपेंड करें। ऐसे में कुछ यूनिवर्सल मोड्स रखे गए हैं, कुछ यूनिवर्सल क्लेम्स रखे गए हैं, कुछ यूनिवर्सल वेज हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। स्पेशली ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के जज किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड उन सभी प्लेसेस पे जो ये राइट्स होते हैं उसको अच्छे से समझा देखा भला जाता है, ठीक है। सो दीज ऑल द राइट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, एंड कई बार ऐसा होगा इन राइट्स के अलावा भी इंटरनेशनल लेवल पे जाके यू कैन एक्सेस योर राइट्स। कैसे, एक किस्सा देखते हैं। एक ऐसे ही कंट्री का अपन एग्जांपल ले रहे हैं विच इज द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स की गारंटी दी गई है। वो कैसे राइट्स हैं पहले ये समझ लो। कुछ इंटरनेशनल ऐसे राइट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ राइट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं जिसको लोग यूज करते हैं। एंड ऐसे में हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ्रीका जो कि गारंटी देता है अपने सिटीजन को कुछ राइट्स के साथ में, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू एनवायरमेंटल, राइट टू हैव द एक्सेस द एडुकेट हाउसिंग, राइट टू हैव द एक्सेस ऑफ हेल्थ एंड केयर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सफिशिएंट फूड एंड वाटर। सोचो इतने अच्छे अच्छे राइट है। राइट टू प्रिवेसी में क्या है, आपके पास भी राइट टू प्रिवेसी, याद रखना। राइट टू प्रिवेसी में मैंने आपको बताया था, राइट टू लाइफ वाले में राइट टू प्रिवेसी भी ऐड किया गया है, बट ये उनके फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया गया, हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है। आपकी प्रिवेसी है, नहीं चाह रहे आप किसी को दिखाना तो नहीं चाह रहे, ठीक है। लाइक कोई भी आपकी बिना अनुमति के आपकी कोई भी चीज यूज नहीं कर सकता, नॉट इवन योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो भी चीज नहीं हो सकती। बट हाँ राइट टू प्रिवेसी उन्होंने तो फंडामेंटल राइट में दिया है। दूसरा यहां पे राइट टू एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट, इसके अंदर किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को आप हार्म नहीं करोगे, ये भी आपका अगर आप कहीं रह रहे हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग कहीं रह रहा है तो उसका आसपास का जो वातावरण है वो खराब नहीं होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप उसको हार्म नहीं कर सकते हो। अच्छा हाउस मिलना चाहिए, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी, सैनिटेशन की व्यवस्था अच्छी, ये सारी चीज़ें अधिकार में आती है साउथ अफ्रीका के। देखो इंटरनेशनल कोर्ट भी ह्यूमन जो आपके राइट्स होते हैं उनके लिए काम करती है, एक तरीके की सारे ह्यूमन राइट्स ही तो हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम किया जाता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ अभी आपको मैं, कि जब हमारे यहाँ पे कश्मीर से आर्टिकल हटाया गया था, एंड ऐसे में कश्मीर के लोगों के लिए बहुत रहम आ गया था पाकिस्तान वालों के मन में, और वो लोग जाकर के यूनाइटेड नेशन में अपील कर रहे होते हैं कि इनके फंडामेंटल राइट्स हटा रहे हैं, छीने जा रहे हैं ऑल। तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि ये जो इनका इंटरनल मैटर है, आप अननेसेसरी के फूफाजी मत बनो, कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम करो, ठीक है। सो हमारे यहाँ पर अगर आप ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करो, अगर उनको लगता है ऐसा कि हमारे यहाँ पे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो जरूर से उसमें इंटरफेयर करते। बट हमारे यहाँ पे कोई ऐसा राइट वायलेट ही नहीं हुआ, घरों में जाकर के खाना दिया गया। आप सोचें अगर उनको घरों में रखा भी गया था, यस कंडीशन थोड़ी सी पथेटिक थी, बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस थे, तो वी एक्सेप्ट के यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई, लाइक इंटरनेट बैन हो गया, घरों से बाहर निकलना अलाउड नहीं था, बट इसका मतलब ये नहीं था कि उनको खाना नहीं पहुंचाया गया, सभी के घरों में खाना पहुंचा, ठीक है, जो मूलभूत सुविधाएं थी वो पहुंची, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट अगर ह्यूमैनिटी हो रहा है, कोई मतलब ऐसा कोई भी चीज हो रहा है जो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, सॉरी, सो वो जरूर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए हर जगह पर, केवल भारत की बात नहीं है, हर एक जगह पर होना चाहिए। हमारी चीजें हाईलाइट हो जाती है, बहुत जगह पर चीजें हाईलाइट नहीं होती है। अफगानिस्तान में क्या कंडीशन है, सऊदी अरेबिया में क्या कंडीशन है विमेन की, हाईलाइटेड नहीं है। उनके लॉ में दे दिया गया है कि ठीक है हमारे साथ तो ऐसा ही होगा, तो उन्होंने लॉ को और अपने रिलीजन को जोड़ के रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे लॉ को और हमारे रिलीजन को अलग अलग हमने रखा है, बिकॉज हम सेक्युलर कंट्री हैं।
सो इसलिए हम हाईलाइट हो जाते हैं और इसलिए इतना मौका मिल जाता है लोगों को कहने का। अगर एक सिंपल सा लॉ बन जाए जिसके अंदर आप अपने धर्म के हिसाब से कानून बनाए तो फिर शायद इस तरह की कोई चीज़ होगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन वही बात है ना कि हमने हमारा पूरा हाथ पकड़ा रखा है तो अब वो गले तक आ चुके हैं, इसलिए चीज़ें होती हैं। बाकी इंटरनेशनल लेवल पर भी ह्यूमन राइट्स आपको मिले हुए हैं। So this was all about the chapter democratic rights and it was quite simple chapter. Hopefully you have understood. कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, पूरी तरीके से बेफिक्री के साथ आप क्वेश्चन पूछोगे टेलीग्राम के थ्रू, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू, और कोई भी अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है किसी दूसरे चैप्टर में भी तो भी यू आर हार्टली वेलकम। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।